हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 3 शुरू किया था। उसमें हमने 2 लॉज पढ़े थे बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन के। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी आ सकता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आ सकता है ना। अगर डेफिनेट लिखा हो तो ये मैं सोच रहा कि कुछ और है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी हो सकता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ा था हमने कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बोला था कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस होगा उसमें जो एलिमेंट्स के मासेस होंगे उनका हमेशा क्या होगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। ये हमने 2 लॉज पढ़े हुए थे बेटा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए बेटा, उनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था उनका? जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने बेटा एटम के बारे में एक थ्योरी दी जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स होते हैं जो उनके द्वारा खुद के लिखे हुए जो भी चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं उनको बोलते हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो उनकी क्या क्या जो उनके पोस्टुलेट्स क्या थे, उनकी थ्योरी क्या थी। फर्स्ट थिंग जो उन्होंने बोला ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। उन्होंने बोला कि जो मैटर है बेटा वो किस चीज़ का बना होता है। मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको क्या नाम दिया गया बच्चे? एटम्स दिया गया, ठीक है। ये तो आप सभी को पता है। सेकेंड जो पोस्टुलेट था उनका, ठीक है ना, सेकेंड थिंग उन्होंने बोली कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने जो बोला कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है बेटा, एटम को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। और किसी केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो बनता है और ना ही एटम तोड़ा जाता है। एटम जो है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में डायरेक्टली पूरा का पूरा ही शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल, उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। थर्ड थिंग उन्होंने बोली एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कोई भी एक एलिमेंट है बेटा, ठीक है ना, उस एलिमेंट के सारे ही एटम्स क्या होंगे? एक जैसे होंगे, ठीक है ना। सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? एक जैसे होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या होगी? सिमिलर होगी। मतलब सिमिलर एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है। तो सिमिलर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। समझ आ गई बात? सिमिलर का मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सिमिलर होंगी। सेकेंड थिंग उन्होंने बोली डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे बेटा वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। मतलब उनके मास डिफरेंट होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लेंगे ना तो ऑक्सीजन के एटम्स डिफरेंट होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स क्या होंगे बच्चे? डिफरेंट होंगे, ठीक है। समझ आ गया ना आपको? ठीक है। तो इनके मास डिफरेंट होगा, इनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी क्या होंगे बच्चे? डिफरेंट होंगे, ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ये बात उन्होंने बोली कि एटम जो होते हैं बेटा होल नंबर की रेशियो में, होल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 है ना, दीज आर द होल नंबर की रेशियो में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं बेटा? कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपको पहले भी बताया था मैंने। जैसे वाटर था तो वाटर की क्या रेशियो बताई थी मैंने? 1:8। तो होल नंबर रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने पार्ट? 1 और ऑक्सीजन कितने पार्ट? 8 पार्ट्स बच्चे कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग उन्होंने बोली द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है ना। बोला कि किसी भी कंपाउंड में बेटा जो एटम्स हैं उनका नंबर, ठीक है, और
जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ये तो हमने लॉ से ही पता लगा दिया था ना। जैसे वाटर है तो वाटर में क्या होगा, नंबर फिक्स ही रहेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 ही नंबर रहेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके वाटर बनेगा। मतलब वाटर के लिए क्या है, फिक्स है नंबर कितना, 3, और कंपाउंड कौन कौन से, एलिमेंट्स कौन कौन से, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। मतलब किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर और उनका काइंड जो है वो क्या रहेगा, हमेशा सिमिलर रहेगा बच्चे, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। लग गया पता। ये जॉन डाल्टन की बेटा थ्योरीज थी। बाद में इनकी थ्योरीज में बहुत चेंजेस आए, क्योंकि उन्होंने बोला कि एटम इंडिविजिबल है, एटम के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में, अभी तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो ये मॉडल उनका फेल हो गया। लेकिन आगे वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो जॉन डाल्टन ने क्या बोला था कि सभी मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिनको एटम्स बोला। एटम जो है इंडिविजिबल है, वो तोड़ा नहीं जा सकता। सिमिलर एलिमेंट्स के एटम सिमिलर होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। और कंपाउंड में एटम्स का नंबर और एटम्स जो होते हैं हमेशा क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और एटम जो है होल नंबर रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। इम्पॉर्टेंट है बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये लर्न होनी चाहिए, ठीक है, ओके। आपको नोट्स दे दूंगी मैं ना, जो करवाने होते हैं। अब ऐसा करेंगे ना बच्चे, हम जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर करवाती जाऊंगी, बीच में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवाती जाऊंगी। इससे ये होगा, फिर आपको लास्ट में बर्डन नहीं होगा कि इकट्ठे करने हैं सारे एनसीईआरटी। जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा हम साथ में एनसीईआरटी भी करते जाएंगे। इनके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और एनसीईआरटी के नोट्स भी आपको दे दूँगी मैं, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, अब ये लिखती हूँ रिएक्शन में, सोडियम कार्बोनेट है बेटा, ठीक है, सोडियम कार भी लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म में। वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है बेटा, रिएक्टेड विथ, सोडियम कार्बोनेट कितना है, 5.6 ग्राम है बेटा। रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, इथेनोइक एसिड के साथ, ठीक है, इथेनोइक एसिड के साथ। और इथेनोइक एसिड कितना है बच्चे, 6 ग्राम है, ठीक है। रिएक्टेंट्स को कैसे लिखते हैं बेटा, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। जैसे कोई एक एक्स है, प्लस का साइन लगेगा, वाई, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं प्लस लगता जाएगा, ऐड होता जाएगा। फिर एरो के साथ, एरो मतलब अब रिएक्शन हो रहा है, और उसके बाद प्रोडक्ट इस साइड लिखा जाता है। समझ आ गई, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो क्या था, एक सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट कितना है 5.3 ग्राम, प्लस इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड कितना है बेटा 6 ग्राम। और उन्होंने, मैंने ना इस साइड अब जगह नहीं है तो ऐसे नीचे की तरफ को लिख रही हूँ, अदरवाइज ये सीधी इस तरह से लिखते हैं इनको, पूरी रिएक्शन को, ठीक है। और क्या बनाते हैं बेटा, द प्रोडक्ट्स वर, प्रोडक्ट्स क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कितना 2.2 ग्राम, प्लस वाटर बना, ठीक है ना। इनका सीधा फार्मूला ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है। चलो फार्मूला रहने देती हूँ, अभी आपको फार्मूला सिखाना भी है ना कैसे बनते हैं, ठीक है। एक तो बनी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डी लिख दिया मैंने, कितना 2.2 ग्राम। एक बना बच्चे वाटर, कितना बना 8, वाटर बना कितना बना, 1 मिनट दिख नहीं रहा है, 0.9 ग्राम। और एक बना बेटा सोडियम इथेनोएट बना, वो कितना बना 8.2 ग्राम, ठीक है ना। शो दैट द ऑब्जर्वेशन आर द इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ठीक है। ये देखो, ये मैंने ऐसे बता दिया, पर यहाँ पे भी लिखा हुआ है रिएक्शन, ये देखो, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट, इथेनोइक एसिड, सोडियम इथेनोएट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना। सोडियम कार्बोनेट कितना था बच्चे, कितना था सोडियम कार्बोनेट आपका, सोडियम कार्बोनेट है 5.3 ग्राम, ठीक है। ये है आपका 5.3, प्लस आगे आपके क्या है, इथेनोइक एसिड कितना है बच्चे 6 ग्राम, ठीक है।
और प्रोडक्ट में क्या क्या बना है, प्रोडक्ट में बना है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर और 8.2 ग्राम सोडियम इथनोएट। तो बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो मतलब इनका सम और इनका सम क्या होना चाहिए बच्चे, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो है इक्वल, देखो तो ये कितना बना 5.6 और ये बना 11.3 ग्राम, और इस साइड भी ऐड करो 8, 9, 10 और ये इस साइड भी क्या हो जाएगा 11.3 ग्राम। तो रिएक्टेंट का कितना मास आया 11.3, तो प्रोडक्ट का भी जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 11.3। तो यस, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1। मैंने बोल दिया कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी होती है 1:8। तो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब बेटा यहाँ से देखो रेशियो है 1:8, तो ये बोल रहे हैं कि 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए बेटा। देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए बेटा कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने फिर पूछा है व्हाट मास ऑफ इन्होंने पूछा है कि कितना मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए बेटा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी चाहिए 8 × 3 = 24 ग्राम। ठीक है ना, समझ आ गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें कितनी चाहिए, रेशो कितनी है 1:8 ना, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन 8 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम आपकी क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके ये हो गया which postulate of Dalton's atomic theory is result of law of conservation। अच्छा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट जो है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अप्रोप्रिएट है। ठीक है ना, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल। ठीक है ना, बोला था ना डाल्टन ने क्या बोला था, ये देखो यहाँ पे डाल्टन ने बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक है ना, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये एक्चुअली में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है ना, सेकेंड, तो ठीक है ना, तो डाल्टन का जो सेकेंड लॉ था कि एटम इज इनडिविजिबल, वो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट बताता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को। ठीक है, तो ये देखो डाल्टन का कौन सा लॉ था, डाल्टन का ये वाला 5th वाला लॉ, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है ना, ये बोला था ना डाल्टन ने। ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं इसमें ये वाला आएगा, 5th नहीं करेंगे आप, ये करो 6th वाला करेंगे। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, उन्होंने बोला था एक्चुअली ये दोनों ही लॉ ना, इसके लिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लेकिन 6th वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है कि जो नंबर है और जो काइंड्स हैं एटम के वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। यही तो बोला था ना कि जैसे चाहे रिवर का वाटर ले लो, चाहे पॉन्ड का वाटर ले लो, वाटर की हमेशा मास कितना रहेगा 1:8 ही रहेगा, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही रहेगा। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ बोली थी कि काइंड और नंबर जो है एटम के वो क्या रहेंगे, किसी कंपाउंड में कांस्टेंट रहेंगे। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, नेक्स्ट जो हम बाद में करेंगे। थैंक यू।